नमस्कार रेल साथियों। प्रश्न नंबर 66 है। आरआरबी पैनल की मुद्रा सामान्य रूप से की अवधि के लिए होती है। द करेंसी ऑफ द आरआरबी पैनल शुड बी नॉर्मली फॉर द पीरियड। तो ये 12 महीने के लिए होती है। हम यहाँ इसको 1 ईयर ले लेंगे। ऑप्शन ए 1 साल के लिए। द करेंसी ऑफ द आरआरबी पैनल शुड बी नॉर्मली फॉर द पीरियड। तो ये 1 ईयर हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है। प्रश्न नंबर 67 है। CLA लेवल 7 के सीधीवर्ती कोटा के लिए प्रतिशत क्या है? CLA के लिए व्हाट इज द परसेंटेज फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ CLA लेवल 7? लेवल 7 के लिए ये 40% हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 68 है। प्रेजेंटिंग प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के नामांकन के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? प्रस्तुतकर्ता प्रेजेंटिंग फॉर्म इज यूज्ड फॉर नॉमिनेशन ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर। तो इसके लिए SF8 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन SF8 ऑप्शन ए। SF7 है जो जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए किया जाता है। और SF जो 6 है वो दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देना, दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देना, उसके लिए SF6 का प्रयोग किया जाता है। और जांच अधिकारी के लिए SF7 का किया जाता है। यहाँ पूछा था स्टैंडर्ड फॉर्म 8 फॉर्म इज यूज्ड फॉर नॉमिनेशन ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। 69 नंबर है। अराजपत्रित ग्रुप सी कोटियों के लिए PWDS कोटा क्या है? व्हाट इज द PWDS कोटा फॉर नॉन गजेटेड ग्रुप सी कैटेगरीज? अराजपत्रित ग्रुप सी कोटियों के PWDS कोटा 10% गलत, 8% गलत, 3% गलत। तो ये आपका हो जाएगा 69 में डी आंसर। प्रश्न नंबर 70 है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का ईयर पूछा है। औद्योगिक विवाद अधिनियम का ईयर वो 1947 है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 71 है। RBE के अनुसार स्तर 1 के लिए दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों और अधिसूचित रिक्तियों का अनुपात 1:1 है। तो ये हो जाएगा आपका RBE 91/2021। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 72 है। लेवल 5 में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए लेवल 5 में CG ग्राउंड पर नियुक्ति के लिए DRM साहब का अनुमोदन आवश्यक है। फॉर कंपनसेशन नेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट CGA कंपनसेशन नेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट लेवल 5 के लिए DRM साहब। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है। PWD के लिए आरक्षण को आरक्षण कहा जाता है, तो इसके लिए हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। ऑप्शन ए आंसर। स्टाफ नर्स के लिए अनुकंपादार नियुक्ति के लिए चयन समिति का स्तर है, तो वो जे ग्रेड अधिकारी। ऑप्शन ए। 75 है। SBF से संबंधित है।
स्टाफ बेनिफिट फंड समिति उत्तर मध्य रेलवे के अध्यक्ष कौन हैं? तो उत्तर मध्य रेलवे के अध्यक्ष आपके पीसीपीओ साहब हो जाएंगे, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। अगर आप लोगों में उत्तर मध्य रेलवे के हैं तो वहां के पीसीपीओ का नाम आप बता सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि वहां के पीसीपीओ का नाम क्या है। आप जिस भी डिवीजन की या जिस जोन में हैं, तो जब आपको ये एग्जाम देनी है, जैसे ये एग्जाम आप कोई सी भी दो, तो वहाँ के हेडक्वार्टर लेवल पर जो पीसीपीओ है उसका नाम आपको याद आना चाहिए। पीसीपीओ का नाम पूछा जाता है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का नाम भी पूछा जाता है, तो वहाँ के जो मुख्य मुख्य अधिकारी हैं उनका नाम आपको याद रहना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 76 है, मास्टर परिपत्र संख्या रेलवे में समूह सी और डी पदों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए नौकरियों के आरक्षण और भर्ती से संबंधित है। नौकरियों के आरक्षण और भर्ती से संबंधित कौन सा मास्टर सर्कुलर है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो ये 13 है, मास्टर सर्कुलर नंबर 13 pertains of to reservation of jobs and recruitment thereto for physically handicapped persons in group C and D ports on railway। ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, मास्टर सर्कुलर नंबर 13। प्रश्न नंबर 77 है, मास्टर परिपत्र संख्या कानूनी कार्रवाई में शामिल रेल कर्मचारियों को कानूनी और वित्तीय सहायता से संबंधित है। तो ये है आपका कानूनी और वित्तीय सहायता से संबंधित 27। मास्टर सर्कुलर नंबर 27 pertains to legal and financial assistance to railway servants involved in legal proceedings। तो ये हो जाएगा आपका 27, मास्टर परिपत्र संख्या 27। यहाँ पे जो मास्टर परिपत्र है, मास्टर सर्कुलर है, वो जो 64 नंबर है वो किससे संबंधित है ये पूछा है। तो जो मास्टर परिपत्र संख्या 64 है वो आपके निलंबन से संबंधित है, सस्पेंशन। ऑप्शन बी, जो 64 है वो निलंबन से संबंधित है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 79 है, मुख्यालय में जेएजी अफसर कर्मचारियों को 1000 रुपए तक के मेधावी कार्य के लिए समूह नगद पुरस्कार की मंजूरी दे सकता है, जो कि रुपए 25,000 की वार्षिक सीमा के अधीन है। ऑप्शन बी आंसर आपका यहाँ करेक्ट है। प्रश्न नंबर 80 है, मंडल में के पास अपने वास्तविक आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन में मरने वाले रेल कर्मचारियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि के भुगतान की मंजूरी देने का पूरा अधिकार है। तो वो आपके डीआरएम साहब को पूरा अधिकार है। इन डिवीजन डीआरएम हैज फुल पावर टू सेक्शन एक्स ग्रेटिया पेमेंट टू द डिपेंडेंट्स ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज हु डाई इन परफॉर्मेंस ऑफ देयर बोनाफाइड ऑफिशियल ड्यूटीज। प्रश्न नंबर 81 है, कितने अर्धवेतन औसत अवकाश एलएचएपी इकट्ठा हो सकते हैं। तो ये 300 तक है साथियों, 300 एलएपी तक आप इकट्ठा कर सकते हैं, इसके बाद एलएपी आपकी लैप्स हो जाती है। तो ये आपका 300 दिन है यहाँ, ऑप्शन ए करेक्ट है। एनसीआर में ट्रेनिंग सेंटर सीआईटीएस सीटा शहर में स्थित है, तो ये आपके कानपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। सर्टिफिकेट इन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, सर्टिफिकेट इन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। प्रश्न नंबर 83 है, दिनांक 12 अक्टूबर 2005 से आरटीआई अधिनियम पूरी तरह से लागू हुआ। तो ये डेट आपकी 12 अक्टूबर 2005 है। आरटीआई से मतलब साथियों यहाँ आरटीआई, वो नाम आप जानते होंगे।
आरटीआई की फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये आपकी आरटीआई की फुल फॉर्म है। ये संसद में 15 जून 2005 को पास हुआ था। उसके बाद ये 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू हुआ था। और ये आरटीआई एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी इंडिया में? ये इसलिए पड़ी कि भारत मुक्त भ्रष्टाचार हो, जो सरकारी कामकाज है उसके कार्यों में पारदर्शिता आए, किसी प्रकार का सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार नहीं हो, और जो पब्लिक के कार्य हैं, जनता के जो कार्य हैं, वो एक तय सीमा उसकी निश्चित की गई, एक तय सीमा में वो काम होने चाहिए, इसलिए आरटीआई की एक्ट की जरूरत पड़ी। तो आरटीआई का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि जो प्रशासन के कामकाज है उसमें पारदर्शिता आए और वो एक तय सीमा में हो, और भारत मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने, सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार नहीं हो, कार्य की एक निश्चित अवधि हो जिसके अंतर्गत वो कार्य हो जाए। तो इसलिए आरटीआई एक्ट की जरूरत पड़ी। तो आपको यहाँ आरटीआई की फुल फॉर्म भी आनी चाहिए। और ये इंडिया में 12 अक्टूबर यानी पूरे देश में 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, और संसद में ये 15 जून 2005 को पास हुआ था। तो इतनी जानकारी आपको आरटीआई एक्ट से रखनी है। चलिए, प्रश्न नंबर 84 है, गहन श्रेणी के कर्मचारियों के कार्य के स्टैंडर्ड घंटे एक सप्ताह में है, तो ये 42 है, और इंटेंसिव के लिए 42 है, बाकी सबके लिए 48 है। यहाँ इंटेंसिव का पूछा था इसलिए 42 हो जाएंगे। स्टैंडर्ड हाउस ऑफ ड्यूटी ऑफ इंटेंसिव कैटेगरी ऑफ स्टाफ इज 42 हाउस इन ए वीक, तो यहाँ ऑप्शन सी आपका आ जाएगा। प्रश्न नंबर 85 है, पूरी सेवा के दौरान औसत वेतन पर छुट्टी के नकदीकरण की अधिकतम सीमा क्या है? औसत वेतन पर छुट्टी के नकदीकरण की, तो ये 60 दिन है साथियों। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको समझना ये पड़ेगा कि ये पूरे सेवा काल में आप 60 LAP का नकदीकरण करा सकते हैं, और 300 LAP आप जोड़ सकते हैं पूरे सेवा काल में। इसके बाद यदि आप जोड़ते हैं तो वो लैप्स हो जाएगी, और 60 LAP तक का आप नकदीकरण करा सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि ऑलराउंडर टॉपिक है छुट्टियों का, ये सभी के लिए उपयोगी है ये टॉपिक, तो यहाँ क्लियर करना जरूरी है। ये जो 60 छुट्टियों का जो आपको नकदीकरण होता है, ये नकदीकरण 10-10 के अंतराल पे होता है, 10-10 के अंतराल पे होता है, और ये टोटल 6 बार होता है, यानी 6 × 10, तो ये टोटल आपका 60 LAP तक करा सकता है। इसकी जो गैप होना चाहिए वो 2 वर्ष का गैप होना चाहिए। एक बार 10 LAP का नकदीकरण करा लिया, उसके 2 साल के बाद फिर 10, फिर 2 साल के बाद 10, तो 2 वर्ष का गैप होना चाहिए। और इसके लिए एक शर्त और है कि 10 छुट्टियों का नकदीकरण कराते समय आपके अकाउंट में 30 LAP शेष रहनी चाहिए, 30 LAP शेष रहनी चाहिए, यानी कम से कम आपके पास 40 होगी जब आप 10 का नकदीकरण कराओगे, जब जाके आपके पास 30 बचेगी। यदि 30 से नीचे जाता है आंकड़ा तो आप नकदीकरण नहीं करा पाओगे, ये यहाँ ध्यान रखें। अब 7 पे कमीशन में क्या आया है? 7 पे कमीशन में ये रूल आया है कि यदि आप 300 LAP नहीं जोड़ पाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप 150 LAP जोड़ दीजिए, और सेवानिवृत्ति के समय आपको 150 HLAP मिला के 300 छुट्टियों का नकदीकरण आपको कर दिया जाएगा। ये भी आप ध्यान में रखें। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी था, तो यहाँ आपका उत्तर बी हो जाएगा। पूरी सेवा में 60 LAP का नकदीकरण अपन करवा सकते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 86 है, रेलवे सेवक अनुशासन या अपील नियम 1968 को कब लागू किया गया? तो ये 1 अक्टूबर 1968 को लागू किया गया है। मैं कई बार बोलता रहता हूँ, डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968, तो ये आपका आंसर यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा।
व्हेन वाज द रेलवे सर्विस डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1 अक्टूबर 1968। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। उत्तर मध्य रेलवे पर एसडीजीएम का नाम क्या है? तो मेरे हिसाब से इसमें उत्तर सी आंसर है, श्री नवीन कुमार। फिर भी यदि चेंज हो गया हो, बदल गया हो, तो आप लोग मुझे, क्योंकि अधिकारियों के नाम चेंज होते रहते हैं, तो अगर नवीन कुमार जी अगर चेंज हो गए हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ उत्तर सी ले रहे हैं, श्री नवीन कुमार जी। प्रश्न नंबर 88 है, लेवल 7। लेवल 7 की जो बेसिक होती है वो होती है 44,900 रुपए, और लेवल 8 की होती है 47,600 रुपए, और लेवल 6 की होती है 35,400 रुपए। तो ये लेवल 7 की बात कर रहा है, 44,900 की। तो लेवल 7 पर बर्खास्तगी की शास्ति कौन लगा सकता है? तो शास्ति के लिए यहां जेईजी ग्रेड का अधिकारी ही करेक्ट होगा। शास्ति के लिए लेवल 7 के लिए, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो, ये हम क्लियर करके ही आपको उत्तर बता रहे हैं। इसमें जेईजी ग्रेड का अधिकारी ही शास्ति लगाएगा, सीनियर स्केल का यहां नहीं लगाएगा। तो ऑप्शन यहां ए करेक्ट है, और जूनियर स्केल या इनमें से कोई नहीं, ये जेईजी ग्रेड अधिकारी हैं, यही इस पे लेवल 7 के लिए शास्ति लगाएगा। ऑप्शन ए यहां करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 89 है, हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन 2005 के अनुसार फुल नाइट का अर्थ क्या है? तो ये 10 PM से सुबह के 6 AM तक, ये 8 घंटे आपके फुल नाइट का अर्थ है। फुल नाइट मीन्स, तो ये 10 PM से 6 AM, आपका ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 में सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये जो प्रश्न है, MACP योजना कब से लागू हुई? MACP स्कीम केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, तो ये 1/9/2008 से लागू हुई थी। देखिए यहां आपको 3 चीजों की डेट है। 1/9/2008 से ही MACP लागू हुई थी, MACPS, और 1/9/2008 से ही ACR को कन्वर्ट किया गया था APAR में, APAR में, और 1/9/2008 को ही मैटरनिटी लीव रेलवे में लागू हुई थी। मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव लागू हुई थी 2 बच्चों के लिए। तो ये तीनों के लिए एक ही डेट है। अब यहाँ MACP की फुल फॉर्म होती है मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। ये MACP होती क्या है कि यदि किसी कर्मचारी को प्रमोशन नहीं मिलता है तो उसको 10-10 साल के अंतर पर 10-10 साल के अंतर पर पूरी सर्विस में अगला पे ग्रेड दे दिया जाता है। यहाँ केवल फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाता है। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि हर 10 साल के बाद अगला ग्रेड दे दिया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 2800 ग्रेड पे आया तो 10 साल बाद उसको 4200 मिल जाएगा, फिर 10 साल बाद उसको 4600 मिल जाएगा, और फिर 10 साल बाद उसको 4800 मिल जाएगा। ये यहाँ समझने की
बात है, यानी अगले 3 ग्रेड उसको दे दिया जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि केवल फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाएगा एमएससीपी में। ऐसा नहीं है कि आप टेक्नीशियन में आए और आपको जेई बना देंगे, और ऐसा नहीं है कि आप जेई में आए और आपको ग्रुप बी अधिकारी बना देंगे, ऐसा भी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो एमएससीपीएस स्कीम है वो 1/9/2008 को आई थी और उस समय 6 पे कमीशन था। तो ये जो एमएससीपीएस है, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम है, ये 6 पे कमीशन के दौरान आई थी, और ये जो डेट आप देख रहे हैं 1/9/2008, ये उससे लागू है। और ये उन कर्मचारियों के लिए है जिनका प्रमोशन नहीं हो पाता है, तो उनको क्या किया जाता है, हर 10-10 साल पे यानी 10, 20 और 30 अगला ग्रेड उनको दे दिया जाता है। अब उसमें ऐसा नहीं है कि अगला ग्रेड देने का मतलब आपको अगला ग्रेड, मान लीजिए ग्रुप बी का है तो आपको ग्रुप बी अधिकारी बना देंगे, या अगला ग्रेड आपका जेई का है तो जेई बना देंगे, या अगला ग्रेड आपका वेलफेयर इंस्पेक्टर का है तो आपको वेलफेयर इंस्पेक्टर बना देंगे। ऐसा नहीं है, इसमें केवल फाइनेंशियल फायदा दिया जाता है कर्मचारी को। ये आप अच्छी तरह से समझे। इसमें याद रखने वाली बात क्या है, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि आपको एक तो एमएससीपीएस की फुल फॉर्म आनी चाहिए, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। दूसरी चीज आपको ये 1/9/2000 की डेट याद रखनी है, और तीसरी चीज इसमें आगे के 3 ग्रेड दिए जाते हैं और 10, 20, 30 साल के अंतराल पे दिए जाते हैं। इतना आपको यहाँ याद रखना है एमएससीपी से संबंधित प्रश्नों के लिए। यहाँ जब मैं वीडियो में जब ये एक्सप्लेन करता हूँ प्रश्न, तो मैं हमेशा, एक मेरा दायरा होता है एक्सप्लेन का, मैं चाहूँ तो एमएससीपी पे बहुत बड़ा भाषण दे सकता हूँ, लेक्चर दे सकता हूँ, मैं एमएससीपी में 1 घंटा भी खपा सकता हूँ। लेकिन यहाँ जो मैंने जानकारी बताई है वो एग्जाम की दृष्टि से रिलेटेड जानकारी ही बताई है। तो चलिए 91 है, नर्सिंग कैडर को तीसरी एमएससीपी के स्वरूप अधिकतम कौन सा ग्रेड पे दे है, तो ये 6600 ग्रेड पे तीसरा अंतिम नर्सिंग कैडर स्टाफ को ये जो ग्रेड पे है ये 6600 उसको दिया जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम ग्रेड पे पेबल ऑफ नर्सिंग कैडर थर्ड एमएससीपी, थर्ड एमएससीपी मिलेगी जो उसको 6600 ग्रेड पे की मिलेगी। ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 92 है यहाँ, 7 पे कमीशन की अनुशंसा पर खंड नियंत्रकों को, उप मुख्य नियंत्रकों को प्रति माह कितने रुपए विशेष रेलगाड़ी नियंत्रक भत्ता मिलता है, तो यह आपके 5000 रुपए मिलता है। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 है, लगाए गए दंड की प्रविष्टि में की जानी चाहिए, तो ये सर्विस बुक में करनी चाहिए। द एंट्री ऑफ पेनल्टी इम्पोज्ड शुड बी मेड इन सर्विस बुक, ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर है। 94 है, RBE 71/2017 के अनुसार एक्स के रूप में वर्गीकृत शहर के लिए HRA की दर प्रतिशत है, तो ये पहले 8, 16 और 27 थी, सॉरी 24 थी साथियों, फिर अब ये 9, 18 और 27 है। तो इसके हिसाब से हम देखें तो ये ऑप्शन में है नहीं, किसी में भी 10 है, 18 है, 24 है। इस हिसाब से यहाँ अपना जो उत्तर बनता है वो डी बनता है। RB 71/2017 के अनुसार एक्स के रूप में वर्गीकृत शहर के लिए HRA की दर है, ये दस गलत, 18 भी गलत,
क्योंकि 8 16 24 और 9 18 27, तो इसमें डी आंसर ही करेक्ट होगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं हो, इसमें डी ही करेक्ट है। 95 पे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मेंशन्ड? तो ये आपका ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है, आर्टिकल 311(2). प्रश्न नंबर 96 है, दौरे पर गए रेल कर्मचारियों को 7 वे पीसी में दैनिक भत्ते की उच्चतम दर है? तो ये है आपके 1200 रुपए, RS 1200 रुपए। हाईएस्ट रेट ऑफ डेली अलाउंस इन 7 CPC टू रेलवे एम्प्लॉइज ऑन टूर इज RS 1200 रुपए। 97 है, वर्कशॉप में स्तर 1 में स्काउट एंड गाइड्स भर्ती कोटा प्रति वर्ष है? तो ये हो जाएगा 2। इन वर्कशॉप स्काउट्स एंड गाइड्स रिक्रूटमेंट कोटा इन लेवल 1 इज 2 पर ईयर? ऑप्शन ए। 98 है, गार्ड मेल को रनिंग स्टाफ को अतिरिक्त भत्ते के रूप में 1125 रुपए प्रति माह का भुगतान किया जाता है। गार्ड मेल इज पेड RS 1125 पर मंथ एज एडिशनल अलाउंस टू रनिंग स्टाफ। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर है आपका। 99 है, ट्रैक मेंटेनर के लिए जोखिम और कठिनाई भत्ता, ट्रैक मेंटेनर के लिए जोखिम और कठिनाई भत्ता देय है, कितना है, कब से देय है? तो ये आपके 1 जुलाई 2017 से देय है, 1 जुलाई 2017। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस फॉर ट्रैक मेंटेनर इज मेड पेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वर्किंग रेलवे एम्प्लॉय कैन एक्ट एज ए डिफेंस हेल्पर इन ओनली 2 4 6 इनमें से कोई नहीं। मैं केस एट ए टाइम कैसे देते हूँ? कार्यरत रेल कर्मचारी एक समय में केवल बचाव सहायक के रूप में कार्य कर सकता है। एक समय में केवल 7 मामलों में ही बचाव सहायक के रूप में कार्य कर सकता है। 2 गलत, 4 गलत, 6 गलत, डी ऑप्शन। तो यहाँ आपका डी हो जाएगा, डिफेंस हेल्पर। तो यहाँ 100 में डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले साथियों, ये था आपका इलाहाबाद डिवीजन का वेलफेयर इंस्पेक्टर का पेपर था जो कंप्लीट हो गया है। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए पेपर के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय रेलवे।